हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और हम संडे को करते हैं अपना प्रैक्टिस। आज की आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, भारत की परंपरागत कढ़ाई और वस्त्रों के चुनाव। इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था और इन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करने हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, बाग कढ़ाई में कढ़ाई वस्त्र के केवल कुछ हिस्से पर की जाती है, कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से पर की जाती है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो बाग कढ़ाई होती है। अच्छा पहले आप ये बताइए, बाग कढ़ाई आपने पढ़ा किस में था? तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बताना है कि आप बाग कढ़ाई किस में पढ़े थे। लेकिन जो बाग कढ़ाई होती है, आपने देखा था वो जो आपके वस्त्र होते थे उस पर पूरे के पूरे हम क्या बना देते थे, जैसे चाहे तो हम ककड़ी बना देते थे तो हम उसे ककड़ी बाग बोलते थे, मिर्च बना देते थे तो हम उसे मिर्च बाग बोल देते थे, फल बना देते थे मतलब जो फल बनाते थे वो फल बाग के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से हमने बाग के बारे में पढ़ा था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये बाग आपने किस कढ़ाई में पढ़ा था, ठीक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से पर की जाती है। चाहे उस पर आप ककड़ी बाग बना दें, चाहे आप उस पर फल बाग बना दें, चाहे आप उस पर फूल बाग बना दें, सब्जी बाग बना दें, आप जो चित्र उस पर या जो नमूने उस पर काढ़ेंगे वही बाग आपका वो हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, फुलकारी का उद्गम हुआ। जो हमारा फुलकारी है, फुलकारी कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। तो आपको बताना है फुलकारी का उद्गम कहाँ से हुआ? गुलकारी से हुआ, चिकनकारी से हुआ, कसीदा से हुआ, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है फुलकारी का उद्गम हुआ था गुलकारी से। कहाँ से हुआ था? तो फुलकारी का उद्गम गुलकारी से हुआ था। फुलकारी में मतलब गुलकारी का अर्थ क्या होता है? तो फूल, और फुलकारी का अर्थ फूलों का काम होता है, ठीक? तो ये हमने देख रखा है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस अच्छे से ली होंगी तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, ठीक? पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई क्या है? कांथा है, पैच वर्क है, फुलकारी है, चिकनकारी है। तो हमने पढ़ रखा है, ये फेमस है क्या? पंजाब की फुलकारी, यानी कि जो पंजाब की परंपरागत कढ़ाई है वो क्या है? तो वो है आपकी फुलकारी, ठीक? अगला क्वेश्चन है, कच्छ, काठियावाड़, सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है। जो आपके कच्छ, काठियावाड़ और सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई है वो कहाँ की कढ़ाई से मिलती जुलती है? क्या चीन की कढ़ाई से मिलती जुलती है? क्या स्पेन की कढ़ाई से मिलती जुलती है? क्या आपके इंग्लैंड की कढ़ाई से मिलती जुलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कच्छ, काठियावाड़, सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई है वो आपके स्पेन की कढ़ाई से मिलती जुलती कढ़ाई होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है। जो चिकनकारी है वो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या लखनऊ की है, क्या कोलकाता की है, क्या अहमदाबाद की है, या फिर वो सूरत की है? तो हमने सबके बारे में पढ़ रखा है कि जो आपका ये जो चिकनकारी है वो अहमदाबाद और कोलकाता में भी पड़ता है, बनाया जाता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए ये चिकनकारी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध आपका लखनऊ में है। ये आपके लखनऊ की चिकनकारी है। सिर्फ एक कढ़ाई जो आपके एक स्थान पर नहीं होती है, वो कई कई स्थानों पर भी होती है। जैसे हमने पढ़ा था पटोला के बारे में। अब ये पटोला आपका कहाँ बनाया जा रहा था? ओडिशा में भी बनाया जा रहा था,
आंध्र प्रदेश में भी बनाया जा रहा था, लेकिन नाम में क्या था, डिफरेंस था। वैसे ही हमने ब्रोकेड की बात की थी, तो ब्रोकेड आपका बनारस का तो प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ ये अहमदाबाद, गुजरात, ये सब जगहों पर भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, तो लखनऊ की आपकी चिकनकारी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है, यानी कि कसीदा कढ़ाई कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, गुजरात की है, कश्मीर की है, या फिर राजस्थान की है। तो हमें पता है उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो आपके लखनऊ की चिकनकारी आ जाती है, गुजरात का पटोला तो है ही साथ ही साथ राजस्थान की अपनी अपनी बंधनी आ जाती है। बचा क्या, तो कश्मीर का आपका कसीदा होता है। और ध्यान रखिएगा कसूती कहाँ की है, तो कर्नाटक की, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कसीदा और कसूती में। कसीदा कश्मीर, कसीदा कश्मीर, कसूती कर्नाटक। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बखिया। ये बखिया क्या है, तो फुलकारी में प्रयुक्त किए जाने वाला टांका होता है, कसीदा में प्रयुक्त किए जाने वाला टांका होता है, चिकनकारी में प्रयुक्त किए जाने वाला टांका होता है, या फिर उपयुक्त सभी। आपको बताना है ये बखिया क्या होता है, या हम बोलें तो ये किसमें प्रयोग किए जाने वाला टांका होता है। तो हमने पढ़ रखा है जो हमारा फुलकारी है, फुलकारी में प्रयुक्त किए जाने वाला जो टांका है आपका, वो कहलाता है बखिया। क्या होता है, वो आपका होता है बखिया। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की परंपरागत कढ़ाई क्या है, क्या वो कशीदा है, क्या वो कांथा है, क्या वो चंबा कढ़ाई है, या फिर वो फुलकारी है। तो हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश का क्या है, हिमाचल प्रदेश का आपका चंबा रुमाल है। क्या है, चंबा रुमाल है, यानी कि चंबा कढ़ाई आपके हिमाचल प्रदेश की है। साथ ही साथ एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कि कसीदा कहाँ की है, कांथा कहाँ का है, और फुलकारी कहाँ का है। हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, या आने वाले क्वेश्चन में हम इनका जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये कहाँ कहाँ की कढ़ाइयाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीरी नमदे का प्रयोग का निर्माण किया जाता है। जो हमारा कश्मीर का नमदा होता है उसे कैसे बनाया जाता है, ऊनों को बुनकर बनाया जाता है, ऊनों को नीट कर बनाया जाता है, ऊन को जमा कर बनाया जाता है, या इन सभी विधियों से बनाया जाता है। तो हमें पता है कि नमदे को हम जमा कर बनाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर देकर। ठीक। तो जो आपका कश्मीर का नमदा होता है वो ऊन को जमा कर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो हम नमदे बनाते हैं, नमदे में कभी चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। हम इसको प्रेशर टेम्परेचर पे इसको हम बनाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, साटिन टांका भारत में लाया गया। जो आपका साटिन टांका के बारे में आपने पढ़ा ही है। तो जो साटिन टांका है ये भारत में किसके द्वारा लाया गया, क्या अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, क्या चीनियों के द्वारा लाया गया, जापानियों के द्वारा लाया गया, या फिर बंगालियों के द्वारा लाया गया। तो हमें पता है कि ये चीनियों के द्वारा लाया गया था। ये जो आपका साटिन टांका है ये भारत में चीनियों के द्वारा लाया गया है। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें, जैसे संडे को हमारी प्रैक्टिस होती है, तो आप साथ में पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठा कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन नए लगें उन्हें नोट डाउन जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताया कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जैसे अगर हम 40 क्वेश्चन करते हैं तो आप बताइए 40 में से आपने कितना किया, 50 किए तो 50 में से आपने कितना किया। बस मतलब जितना क्वेश्चन हम करते हैं आपको ये बताना है कि आपने इतने में से कितना सही किया। वैसे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके शायद 45 क्वेश्चन हैं, और इसमें से मुझे लगता है आपको कम से कम 40 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। ठीक। वैसे हो सकता है आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो, बाकी अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको इसमें से 40 क्वेश्चन तो सही करने ही चाहिए। ठीक।
अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर के कसीदा में चित्रण नहीं किया जाता है। जो आपके कश्मीर का कसीदा होता है उसमें किसका चित्रण नहीं किया जाता है? क्या फूल पत्तियों का चित्रण नहीं होता है? फूलों के गुच्छों का चित्रण नहीं होता है? चिनार की पत्ती का चित्रण नहीं होता है? या फिर मानव आकृतियों तथा पशुओं का चित्रण नहीं होता है? तो आपको पता है कि हमने कश्मीर की कशीदा में मानव आकृतियां तथा पशुओं का चित्रण नहीं किया था। ठीक, हमने ये चिनार कहाँ है आपका? तो कश्मीर में ही है, हम इसका चित्रण करते हैं। फूल पत्तियों गुच्छों इन सभी का चित्रण करते हैं, लेकिन मानव आकृति तथा पशुओं का चित्रण नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि जब हमने कश्मीर की कसीदा के बारे में बात किया था, तब हमने वहाँ पर कुछ शाल के बारे में चर्चा किया था। वो शॉल आपके कौन कौन से हैं, बस उन्हीं को एक बार आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कसूती कढ़ाई की जाती है। जो आपकी कसूती कढ़ाई है वो किस पर की जाती है? दो सूती वस्त्र पर की जाती है, ऊनी वस्त्र पर की जाती है, मलमल के वस्त्र पर की जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी कसूती कढ़ाई होती है वो दो सूती वस्त्र पर की जाती है। हमने पढ़ रखा है, कसूती दो सूती वस्त्रों पर की जाने वाली कढ़ाई होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कसूती परंपरागत कढ़ाई है। ये जो आपकी कसूती है कहाँ की है? क्या बंगाल की है, क्या बिहार की है, क्या कश्मीर की है, या फिर कर्नाटक की है? तो हमें पता है कसूती कर्नाटक, कसूती कर्नाटक। साथ ही साथ आप एक बार बता दीजिएगा कि बंगाल, बिहार और कश्मीर में कौन सी कढ़ाई की जाती है। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में छापते चलते हैं तो वो आपके दिमाग में भी छपता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त परिधान है। अब यहाँ से आपके परिधान के क्वेश्चन आ गए हैं। तो जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के लिए आपको किस तरह के वस्त्र का चुनाव करना चाहिए? क्या कृत्रिम वस्त्र पहनने चाहिए, रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हमने पढ़ रखा है कि गर्मी के मौसम में हमें हल्के वस्त्र, यानी कि चाहे वो कॉटन का हो, लिनन का, मतलब जो आपके हल्के वस्त्र होते हैं, सामान्यतः आप ध्यान रखेंगे जो आप के कॉटन के कपड़े होते हैं वो गर्मी के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। ठीक, तो इनमें आप ऊनी और रेशमी, आपको पता है ऊनी तो हम गर्मी में पहन नहीं सकते, साथ ही साथ जो आपका रेशमी कपड़ा होता है वो भी बहुत गर्म होता है, आप उसे गर्मी में नहीं पहन सकते हैं। वहीं हमने लिनन की बात की थी तो हमने देखा था कि ये आपका एक ठंडा कपड़ा होता है। अब आप मुझे बताइए लिनन की भूमि किसको कहते हैं? ठीक, तब तक हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आड़ी रेखाओं से बने परिधान से क्या होता है? क्या लंबाई कम होती प्रतीत होती है, लंबाई बढ़ती प्रतीत होती है, चौड़ाई बढ़ती प्रतीत होती है, या उपर्युक्त सभी? तो जब आप आड़ी रेखा वाले परिधान पहनते हैं, आड़ी हमने बताया था, आड़ी हो, पड़ी हो, या आपकी क्षैतिज रेखा हो। जब आप क्षैतिज रेखाओं आड़ी आड़ी रेखाओं के वस्त्रों को पहनते हैं तो ये आपकी चौड़ाई को बढ़ाता हुआ प्रतीत होते हैं। हमने कल डिस्कस किया था, कल नहीं परसों, कि अगर कोई महिला दुबली पतली है तो हम उसको आड़ी रेखाओं का वस्त्र पहनने का सुझाव देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रौढ़ों एवं वृद्धों के लिए परिधान उत्तम रहता है। जो प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए कौन से वस्त्र उत्तम होते हैं? क्या चमकदार, रंगीन एवं भड़कीले रंग के, हल्के अथवा सफेद रंग के, गरम रंग के, या फिर उपर्युक्त सभी? तो हमें पता है कि जो हमारे प्रौढ़ हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए हमें चटक, रंगीन, भड़कीले रंग के कपड़े नहीं लेने हैं। गरम रंग के भी कपड़े नहीं पहनने, हमें पहनने क्या है, मतलब लेने क्या है?
तो जो कपड़े आपके हल्के और सफ़ेद रंग के होते हैं, वो प्रौढ़ों और वृद्धों के लिए अच्छे होते हैं। अगर वहीं बात की जाए छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए चमकदार, रंगीन और भड़कीले रंगों का उपयोग करना चाहिए। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, फैशन का महत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। जो फैशन है, फैशन का महत्व आपको सबसे अधिक किसमें देखने को मिलता है? किशोर-किशोरियों में, बच्चों में, प्रौढ़ों में या फिर वृद्धों में? तो फैशन का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा आपको किशोर और किशोरियों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे और आप आसानी से कर भी पा रहे होंगे। खड़ी रेखाओं के प्रयोग से जो आपकी खड़ी खड़ी रेखा या फिर ये आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक? खड़ी रेखा या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग करने से कैसा दिखाई देता है? लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लंबाई कम होती प्रतीत होती है, मोटापा बढ़ता प्रतीत होता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि अगर कोई महिला कैसी है, वो आपकी वो आपकी तो जो आपकी मोटी महिला मित्र हैं, उनको आप खड़ी रेखा का जब वस्त्र पहनने को बताएँगे और जो है जब वो खड़ी रेखा का वस्त्र पहनेंगे तो वो उनकी लंबाई क्या होगी? तो उनकी लंबाई आपको बढ़ती हुई प्रतीत होगी, ठीक? छोटी हैं और मोटी भी हैं, तो ऐसे में आपको उनको खड़ी रेखाओं वाले परिधान पहनने का सुझाव देना चाहिए, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, चमकदार, रंगीन, भड़कीले, बड़े-बड़े छापों के नमूने वाले तथा उभरे डिजाइन वाले परिधान फबते हैं। किस पर फबते हैं? औसत लंबाई एवं दुबली आकृति वाली महिला पर, मोटी महिला पर, लंबी एवं मोटी महिला पर, नाटी एवं दुबली महिला पर। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है भड़कीले, रंगीन, चमकदार और बड़े छाप वाले डिजाइन की। तो जो इस तरह के नमूने बने होते हैं, इस तरह के जो वस्त्र होते हैं, वो जो औसत लंबाई एवं दुबली आकृति वाली महिला होती है, उस पर ये वस्त्र आपके ज्यादा फबते हैं, यानी कि ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, हल्के रंग की खड़ी रेखाओं वाले परिधान शोभते हैं। शोभते हैं का मतलब अच्छे लगते हैं। जो हल्के रंग है और जो खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र हैं वो किस पर अच्छे लगेंगे? दुबली एवं लंबी महिला पर। अरे भाई, वो दुबली है और लंबी है तो उसे और लंबा दिखाने की क्या आवश्यकता है? नाटी एवं मोटी महिला पर, मोटी महिला पर, नाटी एवं दुबली महिला पर। तो जो आपकी महिला मित्र है या फिर जो भी महिला है, जब वो मोटी है तो हम उसे किस तरह के परिधान पहनने का सुझाव देंगे? तो उसे हम हल्के रंग की खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र पहनने का जो है उसको हम सुझाव देंगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, नाटी एवं दुबली महिला को, जो नाटी और दुबली महिला है उसको किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, वही पूछा जा रहा है। तो तिरछी और सीधी रेखा के विषम रंगों के चुस्त परिधान फबते हैं। आड़ी खड़ी रेखा के ढीले ढाले परिधान शोभते हैं। आड़ी रेखा के विषम रंगों के ढीले ढाले परिधान शोभते हैं। उपर्युक्त सभी। हमने शायद चर्चा नहीं किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक महिला है, अगर उसकी लंबाई कम है तो उसे एक ही तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। जैसे जैसे मानते हैं एक लड़की है, उसने सूट पहन रखा है, तो दुपट्टा उसका अलग रंग का है, सूट मतलब कुर्ती उसकी अलग रंग की है, और जो उसका कुर्ता है मतलब जो उसका पैजामा है यानी कि जो सलवार है वो अलग रंग का है, तो वो उसकी लंबाई को कम दिखाएगा। लेकिन अगर वहीं लड़की ने एक ही रंग का दुपट्टा, सलवार, सूट पूरा पहन रखा है तो वो उसकी लंबाई को बढ़ता हुआ प्रतीत करता है। ठीक? तो हम बात कर रहे हैं नाटी एवं दुबली महिला के लिए। तो जो नाटी एवं दुबली महिला है उसके लिए हमें आड़ी, आड़ी का मतलब ऐसे, और थोड़ी खड़ी, ऐसे वस्त्रों का हमें उसके लिए चुनाव करना है।
आड़ी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दुबली है ताकि हम उसे थोड़ा सा मोटा दिखा सकें, और वो नाटी है तो उसके लिए हमें थोड़ी खड़ी रेखाओं का प्रयोग करना होगा ताकि वो थोड़ी सी लंबी दिख सके। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? बजट का, टिकाऊपन का, शारीरिक रचना का, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है, हमने ये सारे पढ़ रखे हैं कि जब हम वस्त्रों का चुनाव कर रहे हो तो हमें बजट का ध्यान होना चाहिए, टिकाऊपन का ध्यान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको शारीरिक रचना का भी ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, लेकिन ये सभी। ठीक। आपको देखा होगा आपने, जैसे मोटी महिला, पतली महिला, हमने सारी चर्चा कर ली है, कई तरह के व्यक्तियों की चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के चुनाव हेतु विंगेट ने कहा है, विंगेट ने क्या कहा है कि वस्त्र जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, वस्त्र प्रयोजन के अनुरूप होना चाहिए, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो वस्त्र होता है वो जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही साथ जिस प्रयोजन के लिए आपने वस्त्र खरीदा है उस प्रयोजन के अनुरूप भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब सॉरी, उपरोक्त दोनों। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ये जो आपके विंगेट महोदय हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें, यानी यहाँ वस्तुओं दिया गया है, यानी कि वस्त्र की बात की जा रही है। तो बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते समय आपको किस बातों का ध्यान होना चाहिए? पहली, सुरक्षा का ध्यान हो, मितव्ययिता का ध्यान हो, स्वयं सहायता का ध्यान हो, उपरोक्त सभी। मतलब हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुरक्षा में क्या देखा था कि बहुत ज़्यादा ढीले ढाले ना हो, नहीं तो फंस जाएंगे, गोटे ना लगे हों, नहीं तो वो खा जाएगा। मितव्ययिता, बच्चों के कपड़े फटाफट छोटे होते जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। स्वयं सहायता का मतलब ये है कि बच्चा खुद से भी कुछ पहन सके। ठीक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों हेतु वस्त्रों का रंग होना चाहिए। अगर आप बच्चे के लिए वस्त्र ले रहे हैं तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? चमकदार, हल्के, गहरे, कोई नहीं, मतलब कोई भी, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जब आप बच्चों के लिए वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं तब बच्चों के लिए आपको चमकदार वस्त्रों का चुनाव करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्के, बारीक व छिटके हुए प्रिंट के वस्त्र पहने जाते हैं किस मौसम में? हमने इन तीनों ऋतुओं के बारे में चर्चा कर लिया है। तो क्या वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या किसी भी ऋतु में? तो जो हल्के बारीक छींट वाले वस्त्र होते हैं वो आपको कब पहनना चाहिए? तो वो वस्त्र आपको ग्रीष्म ऋतु में पहनना चाहिए। ठीक। क्योंकि हमने देखा है वर्षा ऋतु में हमें कैसा पहनना है? ग्रीष्म ऋतु के समान ही पहनना है, लेकिन शरद ऋतु में हमें मोटा पहनना है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ग्रीष्म ऋतु। ठीक। अगला है आपका, वर्षा ऋतु के वस्त्र के नमूने होने चाहिए। जो आपका, सॉरी, यहाँ पर हम लगाएंगे शरद ऋतु। ठीक। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? तो जो हमारे हल्के वस्त्र हैं, बारीक और छिटके हुए वस्त्र हैं, उनको हम कब पहनते हैं? तो शरद ऋतु। अब शरद ऋतु कब आएगा? तो यही जो आपका मौसम अब स्टार्ट हो रहा है यही आपका शरद ऋतु होता है। ठीक। यहाँ पर शीत ऋतु की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्षा ऋतु के वस्त्र के नमूने होने चाहिए। जब आप वर्षा ऋतु में वस्त्र पहन रहे हो तो आपके नमूने कैसे होने चाहिए? छोटे, बड़े नमूने वाले होने चाहिए, मध्यम नमूने वाले होने चाहिए, या फिर विचित्र होने चाहिए? तो आपको पता है वर्षा ऋतु के जो वस्त्र होते हैं उनमें हमें मध्यम आकार के नमूनों को पहनना चाहिए। बड़े आपके ठंडी के लिए, मतलब, और छोटे आपके गर्मी के लिए
उपयुक्त होते हैं, जो नमूने होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि वजन में हल्के वस्त्र होते हैं किस किस मौसम के लिए? क्या वो वर्षा ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए या फिर उपर्युक्त सभी कोई भी? तो हमें पता है जो हमारे ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के कपड़े होते हैं वो समान होते हैं, हल्के होते हैं। बस जो हम वर्षा ऋतु में वस्त्रों का चुनाव करते हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें दाग धब्बे आसानी से छूट जाएं और वो आपके आसानी से सूख भी जाएं। तो वजन में जो हल्के वस्त्र होते हैं वो आपके ये दोनों सही हैं कि आप वर्षा ऋतु में भी ले सकते हैं और ग्रीष्म ऋतु में भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय के आधार पर वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप व्यवसाय के आधार पर वस्त्रों का चुनाव कर रहे हों तब आपको ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं? व्यक्ति की आकृति, प्रचलित फैशन या फिर कार्य की प्रकृति या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि व्यवसाय के आधार पर जब आप वस्त्रों का चयन कर रहे हैं तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉलेज जाने वाले व्यक्ति के वस्त्र होने चाहिए। देखिए आपकी बुक में जो दिए गए हैं वस्त्रों के चुनाव, यानी कि जो शारीरिक रचना के अनुसार पर वस्त्रों के चुनाव दिए गए हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट भी दिए गए हैं और साथ ही साथ विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी वस्त्रों का चुनाव करने को दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन हमने वहां से उठा लिया है, थ्योरी में हमने ये सारी चीजें कवर अप नहीं की हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो कॉलेज जाने वाले व्यक्ति हैं, कॉलेज जाने वाले व्यक्ति के वस्त्र होने चाहिए कैसे? सादगी, शिष्टतापूर्ण, मौसम के अनुरूप, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि जो कॉलेज जा रहा है व्यक्ति उसके लिए ये सारे वस्त्र उपयुक्त होते हैं, यानी कि वस्त्रों में सादगी होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण होने चाहिए, साथ ही साथ वो मौसम के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, आसानी से दाग छुड़ाने वाले वस्त्र हैं। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वस्त्र है जिस पर आपका जो दाग है वो बहुत आसानी से छूट जाएगा? नायलॉन है, सूती है, ऊनी है, रेशमी है। तो हमें पता है जो दाग हमारे वस्त्रों पर होते हैं वो नायलॉन के वस्त्रों पर आसानी से दाग छूट जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं वो दाग धब्बों को आसानी से छुड़ा देते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इनमें से कौन सा आपके परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है? जनसंख्या है, आवास में परिवर्तन है, आय में परिवर्तन है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपने देखा था कि ये जो जनसंख्या होती है ये भी आपके परिधान को प्रभावित करती है। आवास में परिवर्तन ये भी आपके वस्त्र के चुनाव में प्रभावित करती है। आय में परिवर्तन तो करता ही करता है। ठीक। हमने देखा था कि जब हम वस्त्रों का चुनाव कर रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना था। जैसे उसमें हमारी एक थी आर्थिक स्थिति, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही हमें वस्त्रों का चुनाव करना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, शहरी व ग्रामीण शहरी एवं ग्रामीण परिवारों के वस्त्र होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समान होते हैं, उपरोक्त सभी कोई भी नहीं? तो आपको पता है कि शहरी और ग्रामीण ये तो हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पढ़े ही कि जो शहर का पहनावा है और जो गांव का पहनावा है दोनों में भिन्नता है। हालांकि अब ये दूरियां काफी हद तक मिट चुकी हैं लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, शहर व ग्राम के मध्य दूरी कम होने का श्रेय जाता है किसे जाता है? टेलीविजन को, अखबार व पत्रिका को, रेडियो को, उपर्युक्त सभी को? तो शहर और ग्राम के बीच में अब दूरियां नहीं रह गई हैं, ये हम सभी को पता है।
तो इसका जो हम श्रेय दे सकते हैं किसको? हम इन सभी को इसका श्रेय देंगे। टेलीविज़न हो गया, अखबार, पत्रिकाएँ हो गई, रेडियो हो गई, इन सभी के माध्यम से जो गाँव की बातें हैं वो शहरों तक पहुँचती हैं और शहरों की चीज़ें गाँव तक पहुँचती हैं। तो इनके जो दूरियां हैं वो कम करने का श्रेय जाता है इन सभी को। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु परिधान के उद्देश्य हैं। क्या है? शरीर की सुरक्षा रखना, व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना, बरसात के मौसम में आर्द्रता से सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा वस्त्र पहनने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हम शरीर को सुरक्षित रखेंगे ही रखेंगे। पहला पॉइंट हमारा यही होता है कि हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनते हैं। दूसरा, अपने व्यक्तित्व को भी आकर्षित करना चाहते हैं। तीसरा, बरसात के मौसम में आर्द्रता से सुरक्षा पाने के लिए हम जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि चादर के कपड़े में, जो चादर का कपड़ा होता है, सिकुड़न रोधी क्षमता होनी चाहिए, सघन होना चाहिए, रगड़ व घिसावट सहने के गुण होने चाहिए, उपरोक्त सभी। तो हम सभी ने चद्दर बिछाकर रखा है। अब क्या हमारे चद्दर सिकुड़ने वाले होने चाहिए? नहीं। तो उसमें सिकुड़न प्रतिरोधी क्षमता होनी चाहिए, वो सघन होने चाहिए, साथ ही साथ उसमें रगड़ और घिसावट सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। उपरोक्त आपका सही यहाँ पर सभी आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि ये अपहोल्स्ट्री का आपने वर्णन और कहीं पर किया है, कहीं और पर भी क्या आपने जिक्र किया है? तो आप बोलेंगे हाँ, हमने होम मैनेजमेंट में एक बार इसको सुना था। क्या सुना था? अपहोल्स्ट्री के बारे में। अब ये होता क्या है? क्या ये फर्श पर बिछाने वाला है, पलंग पर बिछाने वाला है, फर्नीचर को ढकने वाला है, ये सारे उपयोग में लिया जाता है? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने कमेंट ज़रूर किया होगा। तो जो आपका अपहोल्स्ट्री है, ये फर्नीचर को ढकने में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? तो फर्नीचर को ढकने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अच्छे एवं उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं। जो आपके सबसे अच्छे और उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं वो कौन से होते हैं? सूती होते हैं, लिनन होते हैं, रेयॉन होते हैं या फिर ग्लास फाइबर होते हैं? तो जो हमारे सबसे अच्छे और उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं वो ग्लास फाइबर होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अच्छी एवं उत्कृष्ट श्रेणी की दरी होती है, मतलब जो आपकी सबसे उत्तम और उत्कृष्ट श्रेणी की दरी होती है वो कौन होती है? लिनन की, सूती की, जूट की, ऊन की? तो जो हम दरी आदि बनाते हैं जो हमारे अच्छे होते हैं वो आपके ऊन के बने होते हैं, तो वो सबसे अच्छे होते हैं, उन्हें हम उत्कृष्ट श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्दे का उपयोग किया जाता है, जो हम पर्दा घर पे लगाते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको याद होगा हमने शायद से जब होम मैनेजमेंट किया था तब पर्दों के बारे में जिक्र किया था। हमने वहाँ पर कर्टन देखा था, हमने वहाँ पर कारपेट देखा था, तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। क्या हम गृह को एकांतता बनाए रखने के लिए करते हैं, गृह की सुंदरता में वृद्धि करने में करते हैं, या फिर मौसम से सुरक्षा, या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है जब आप पर्दे का उपयोग करते हैं तो इससे एकांतता भी बनी रहती है, आपका घर सुंदर तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ आपको मौसम से सुरक्षा मिलता है। जैसे तेज हवा हो गई, गर्मी के मौसम में ये आपको तेज हवा, धूप, इन सभी से आपकी सुरक्षा करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बेड कवर का उपयोग किया जाता है। ये बेड कवर क्या होता है? क्या बिस्तर को पूरी तरह से ढकने के लिए किया जाता है, पलंग पर बिछाने के लिए किया जाता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं?
तो जब हम बेड कवर का उपयोग करते हैं तो बिस्तर को पूरी तरह से ढकने के लिए हम बेड कवर का उपयोग करते हैं, ठीक। एक तो आपका चादर होता है जिसे हम बेड पर ही बिछाते हैं, लेकिन एक आपका जो बेड कवर होता है वो आपके बिस्तर को पूरी तरह से ढक देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र की उपयुक्तता का तात्पर्य है। वस्त्र की उपयुक्तता का क्या तात्पर्य है? वस्त्र की सौंदर्यात्मक पक्ष से, वस्त्र की कार्य क्षमता से है, जिस प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है उसकी पूर्ति हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वस्त्र की उपयुक्तता का अर्थ ये हो जाता है कि वस्त्र को आपने जिस प्रयोजन के लिए खरीदा है, जिस उद्देश्य के लिए खरीदा है, वो उद्देश्य आपका पूरा हो, तभी आपकी वस्त्र उपयुक्त होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, उत्कृष्ट श्रेणी का तौलिया होता है। जो तौलिया बनाया जाता है उसमें आपका उत्कृष्ट श्रेणी का तौलिया कौन सा होता है? क्या लिनन एवं सूती मिश्रित धागे से बनी तौलिया, रेयॉन के धागे से निर्मित तौलिया, लिनन सूती एवं रेयॉन के मिश्रित धागे से निर्मित तौलिया, या फिर सूती धागे से निर्मित तौलिया? तो जो हमारा उत्कृष्ट श्रेणी का तौलिया होता है वो आपके लिनन, सूती एवं रेयॉन के मिश्रित धागे से निर्मित तौलिया होती है, वो आपकी उत्कृष्ट श्रेणी में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, तौलिए में नमी को अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए, रगड़ एवं घिसावट को सहने की क्षमता होनी चाहिए, बुनाई सघन होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है तौलिया ऐसा होना चाहिए जो नमी को अवशोषित करे। हम उसमें बार बार हाथ पांव पोंछते रहते हैं तो वो नमी को अवशोषित करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ वो रगड़ एवं घिसावट को सहने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए, बुनाई भी उसकी सघन होनी चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, वे कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं जिनके रोए लंबे एवं बुनाई सघन होती है, जिनके रोए छोटे, रचना झिर्रीदार होती है, झिरझिरी होती है, ट्विल बुनाई से बने हुए वस्त्र होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, शादी बुनाई से बने वस्त्र होते हैं। तो वो कंबल आपको अधिक गर्मी प्रदान करेंगे जिसके रोए लंबे होंगे और जिनकी बुनाई सघन हुई होगी। अब ठंडी के मौसम में हम अगर झीना कपड़ा ओढ़ेंगे, यहाँ पर कंबल की बात हो रही है, तो अगर हम झीना कंबल ओढ़ेंगे तो क्या हमारी ठंडी जाएगी? तो आपको पता है कि ठंडी जाने के लिए हमें मोटे सघन जो कंबल होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए जिसके रोए भी बड़े बड़े हों, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्रेपरी। अब ये ड्रेपरी क्या है? क्या पूरी खिड़की को नहीं ढकता है बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ हिस्सा ढका जाता है, पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी ड्रेपरी होती है वो पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है, वही आपकी ड्रेपरी कहलाती है, ठीक। तो ये थे हमारे आज के आपके 46 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने 40 प्लस तो किया ही होगा, नहीं तो 40 तो कम से कम सही किया ही होगा। तो जितना भी किया है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। कल की क्लास में हम करेंगे सिलाई, मतलब कल हम चर्चा करने वाले हैं सिलाई के बारे में, ठीक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।